नमस्कार दोस्तों, मेरे इस पॉडकास्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सुन रहे हैं कहानियों का पिटारा, कथा मंजूषा, और मैं हूं आपकी पॉडकास्ट सखी पूनम चंद्रलेखा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं वह गुजराती भाषा से अनुदित एक हिंदी कहानी है, जिसे हिंदी साहित्य पुरस्कार प्राप्त गुजराती लेखिका वर्षा अड़ालजा जी ने लिखा है। वर्षा अड़ालजा जी के अब तक 22 उपन्यास और 45 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपके उपन्यास अड़सार पर फिल्म भी बनी और 2 धारावाहिकों के लिए आपने स्क्रीन प्ले भी लिखे हैं। कहानी को गुजराती भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है रजनीकांत एस शाह जी ने। रजनीकांत जी गुजरात विश्वविद्यालय से अध्यापन के बाद अनुवादक के रूप में सक्रिय हैं और शोध प्रबंध सहित आपकी 28 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। तो आइए सुनते हैं मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखित वर्षा अड़ालजा जी की यह कहानी, जिसका नाम है डेथ क्लीनिंग। मुझे यह कहानी आज के संदर्भों में थोड़ी हटकर लगी। आप भी सुनकर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अल सुबह नीला की आंख खुल गई। हमेशा की तरह कुछ देर तक सोई रही। उसके योग गुरु कहते थे, जब कभी बिछौने से उठो तब दाहिनी ओर मुड़कर आराम से उठो। अचानक झटके के साथ उठने में हार्ट अटैक की संभावना रहती है। वह धीरे से उठी, तब दाहिने पैर के घुटने में थोड़ा दर्द हो आया। ऐसा कुछ महीनों से चल रहा था, पर घर में थोड़ा टहलने से दर्द शांत हो जाता था। अभी निशांत को बताया नहीं था, अन्यथा तुरंत कहता कि चलो माँ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखा आते हैं। तकलीफ ज्यादा नहीं थी, इसलिए ज्यादा दरकार नहीं। चाय चढ़ाई। बालकनी के गमलों में से पुदीने के चुने हुए कुछ ताजा पत्ते, थोड़ा सा अदरक और मसालेदार चाय से भरा बड़ा मग लेकर वह उस छोटी सी बालकनी में आ बैठी। बरसों से यह क्रम था। अभिजीत जीवित थे तब और उनके नहीं रहने के बाद भी। सूरज उसकी सुनहरी किरणों की टोकरी लेकर यहां से घर में उनके जीवन में प्रवेश करता था। कुछ समय के लिए घर चमक उठता था, बाद में वह ऊंचे ऊंचे वृक्षों को फांद कर चला जाता था। कई अखबार आते हैं। दोनों को सवेरे अखबार पढ़ते हुए उनमें प्रकाशित खबरों पर बात करने की आदत थी। आज अकेलेपन में भी वह आदत अकबंद है। तब अभिजीत को ऑफिस, निशांत और ऋचा को स्कूल, नाश्ता, छोटे मोटे घरेलू काम, दोपहर में उसका महिला आश्रम जाना। जीवन अनवरत 2 किनारों में बह रही नदी जैसा अतिवेग से दौड़ता रहता। अनेक आवाजें घर में चकराती थीं। बाद में एक के बाद एक करते हुए सब विदा होते चले गए। निशांत बेंगलौर की एक कंपनी में काम करता था। उसने अपने साथ काम कर रही प्रियम के साथ लिव इन में रहकर कोर्ट मैरिज कर ली थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे नियमित फोन करते रहते थे। 4-6 महीने में मिलने के लिए भी आ जाते थे। प्रियम ने उसे आईफोन उपहार में दिया था। मम्मा, यू हैव टू व्हाट्सएप मी, ओके? वैसे सब कुछ ओके ही था ना, फिर भी मन में एक खटका अवश्य था। ऋचा ने अपनी पसंद के युवक के साथ शादी रचाई। चलो, इस बात को लेकर कोई ऐतराज नहीं था, पर वह दागदार चरित्र वाले राजनीतिज्ञ का परिवार था। परिवार से कोई ना कोई तो जेल यात्रा करके आया हुआ था। वह विजय के साथ यहां के सारे संबंधों को तोड़कर कनाडा चली गई थी। वह भूल से कभी कभार हाय हेलो कर लेता, बस बात उससे आगे बढ़ती नहीं थी। डोर बेल बजा।
वह धीरे से उठी। आज रविवार, 5-6 अखबारों की गड्डी आ गई। उसने फिर से चाय चढ़ाई और सोफे पर पैर फैलाकर बैठ गई। देश दुनिया की खबरें आराम से पढ़ती गई। उम्र हुई, हमारा क्या लेना देना। जवानी में जब वह अति व्यस्त रहती थी, तब भी पति कहते रहते थे, हम जीवन में भले व्यस्त रहते हो, दुनिया से भी तो जुड़े रहना चाहिए, इससे हमारी क्षितिजें विस्तृत होती हैं। वह दोपहरी में कुछ समय के लिए महिला आश्रम में जाती थी। वहां अलग अलग प्रवृत्ति के पाठ्यक्रम चलते थे। एक कक्षा उसकी भी रहती थी। देश के अलग अलग प्रदेशों में घटती रहने वाली घटनाओं के बारे में वह रसप्रद बातें करती थी और कभी कभी अंग्रेजी भी सिखाती थी। वह कईयों की जिंदगी का हिस्सा बनी हुई थी। घर के समीप म्युनिसिपल गार्डन था। वहां कुछ समय से योग करने वाले लोगों से जुड़ी हुई थी। लेकिन कक्षा के खत्म होते ही वह तुरंत घर लौट आती थी। रिटायर्ड पुरुषों की मंडली गपशप करती रहती थी। शाम को कभी वह सैर पर निकलती तो बहनें बातों में व्यस्त दिखाई देती थीं, पर उनसे बच बचाकर वह निकल जाती थी। आज रविवार है। योग की कक्षाएं नहीं हैं। वक्त ही वक्त है। 2-1 अखबार पलंग पर रखे, दोपहर में पढ़ने के लिए। निशांत और प्रियम से बातचीत की। नहाकर तैयार होकर बाजार से सांभर की सामग्री लाई। मोबाइल पर गुलजार के गीत सुनते हुए उसने इडली सांभर बनाया। अंजू काम करने के लिए आई तो उसे भी खाने के लिए बैठा दिया। नई फिल्म आई थी, उसके बारे में वह कहती रही। उसे टिकट के पैसे दिए। जाओ बहन, तुम भी मजे कर लो। वह तो प्रसन्नता से उछल ही पड़ी। फटाफट काम निपटाकर चली गई। फिर से घर किसी ध्यानस्थ मुनि की भांति शांत और निश्चल। अखबार के पन्नों के उड़ने की आवाज शांति में दखल देती रही। इजिप्ट में नई मम्मी का पता चला। करोड़ों का भ्रष्टाचार। ईरान की महिलाओं का आंदोलन। उसने कुछ खबरों को रेखांकित कर लिया। अंग्रेजी कहानियों के अनुवाद की एक किताब का एक बढ़िया रिव्यू पढ़कर अमेज़न पर ऑर्डर किया। कुछ झपकी सी लगने से अखबारों को परे रखते हुए एक आलेख के शीर्षक की ओर नजर गई। डेथ क्लीनिंग। आरंभ में लिखा हुआ था, यह आलेख सीनियर सिटीजन के लिए खास है। पर शीर्षक पढ़कर आलेख के विचार को निराशावादी या पलायनवादी न समझें। डिप्रेशन के साथ इस विचार का कोई निस्बत नहीं। पर डेथ क्लीनिंग इज सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। मृत्यु जीवन का उत्सव है। नीला बैठ गई और एकाग्रता के साथ उस आलेख को पढ़ा। सन 2017 में स्वीडिश महिला मार्गरेट ने जेंटल आर्ट ऑफ स्वीडिश डेथ क्लीनिंग विचार का प्रवर्तन किया। उसने जीवन के सूर्यास्त के दिनों में अपने इस विचार को अमली जामा पहना दिया। जीवन लौह चुंबक है। अनेक वस्तुओं को वह अपनी ओर खींचता रहता है। जीवन के दौरान असंख्य छोटी बड़ी वस्तुओं से घर भर जाता है। आपके मरने के बाद उन वस्तुओं का क्या होता है? गुजरी बाजार से लाई हुई आपकी मनपसंद पुरानी घड़ी, दादी के जमाने की तिपाई, बच्चे जब छोटे थे तब उनके लिए खरीदी हुई गुड़िया, बड़े जतन के साथ रखे लट्टू कंचे स्मृति के रूप में, फोटो के एल्बम, बर्तन, कपड़े। आपकी विदाई के बाद यह सब खाली करते हुए आपके स्वजनों की नाक में दम हो जाएगा। कदाचित वे रुष्ट हुए हो। उसके बजाय आप अपनी चीज वस्तुओं को जिसे जरूरत है या पसंद है उसको देते रहिए। इसे डीक्लटरिंग कहते हैं। डीक्लटरिंग योर हाउस एंड लाइफ टू। आपको गृहस्थाश्रम के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं करना है, न वन में प्रवेश करना है। सादा जीवन ही जीने का उद्देश्य हो तो अपने आप मोह छूटता जाएगा, चीजें कम होंगी। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी की लहर से आपका जीवन पुलकित होगा। आलेख लंबा था। नीला ने अखबार परे रखा। यह सब पढ़ने की जरूरत नहीं थी। डेथ क्लीनिंग शब्द ने ही मन पर कब्जा जमा लिया था। उसने घर में चारों ओर नजर घुमाई। घर में वस्तुओं की भीड़ भरमार लगी थी। जो लोग यहां रहते थे उन्होंने जाते जाते अपने कदमों के निशान के साथ काफी कुछ यहां छोड़कर चले गए थे।
ड्राइंग रूम की सीलिंग में लगा हुआ यह झाड़ फन्नूस ऋचा जब कॉलेज में थी तब किसी सहेली के घर में देखा था और अभिजीत से जिद पर आकर यह खरीदा था। घर में कई बार अभिजीत और उसके मित्र मिलते थे। ऊंधिया पार्टी यानी मिक्स्ड वेजिटेबल और रसपूरी की जियाफत। ऋचा निशांत के जन्मदिन की पार्टी होती तब वह झाड़ फन्नूस घर को प्रकाश से भर देता, घर में रौनक आ जाती। वह सोचती रही, कई बरसों से इसका स्विच चालू नहीं किया, किसके लिए करे, किस अवसर पर करे। निशांत और प्रियम से एक बार कहा था यह झाड़ फन्नूस बहुत महंगा है, ले जाइए ना, पर उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया था। ना मम्मी, हमें कंसील्ड लाइटिंग पसंद है। उसने झाड़ फन्नूस के नीचे खड़ी रहकर उसे बड़े ध्यान से देखा। उसमें बहुत सारे क्रिस्टल जड़े हुए थे और वे सब धूल मिट्टी से सने थे। जिस चीज का उपयोग लंबे समय से किया नहीं गया था और अब किया जाने वाला नहीं था, क्या जिसे पसंद हो और उसका उपयोग करने वाला हो, उसे नहीं दे देना चाहिए? उसे पहले यह विचार क्यों नहीं आया? मनपसंद चीज को बेचना नहीं है तो अ, मन में विचार धीमे धीमे मथता रहा। सवेरे बगीचे में योग के क्लास में गई। गुरुजी ने ध्यान के साथ व्यायाम करवाया। क्लास खत्म होने के बाद उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आप रामकृष्ण आश्रम और चिदानंद गुरुकुल हरिद्वार के आश्रम में भी कक्षाएं लेने के लिए जाते हैं? वहाँ तीज त्योहार पर सम्मेलन होते हैं। यदि वहाँ एक बहुत सुंदर झाड़ फन्नूस का उपयोग हो सकता है तो उसे भेज देने की व्यवस्था और उस पर होने वाली लागत मैं वहन करूंगी। गुरुजी ने खुशी के साथ तुरंत स्वीकृति दे दी। हरिद्वार में गंगा घाट पर विशाल भवन है, वहां कई उत्सव मनाए जाते हैं। बहन, यदि आप व्यवस्था कर सकती हैं तो उत्तम होगा। उसने उसी दिन पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी को फोन जोड़ा। झाड़ फन्नूस उतारा गया, साफ किया गया और फ्रेजाइल के स्टिकर के साथ एक बड़ा कार्टन हरिद्वार के आश्रम में पहुंच गया। घर में बहुत सारा फर्नीचर था, अब इन सब की जरूरत नहीं थी। अतिरिक्त कुर्सियां, सोफा, तिपाई ये ट्रक में यात्रा करके महिला आश्रम पहुंच गए। अतिरिक्त गद्दे, तकिए और चादरें एनिमल शेल्टर में। अब रसोई। पहली बार देख रही हूं, ऐसे वह चौंक उठी। अरे, इतनी सारी बर्नियां, डिब्बा डुब्बी, बर्तनों ने यहां अड्डा जमाया हुआ है और उसे खबर भी नहीं हुई। स्टूल पे चढ़कर ऊपर वाली अलमारी खोली। एकदम नया मेलेमाइन का इंपोर्टेड डिनर सेट। याद आया, वह और अभिजीत मित्रों के साथ बैंकॉक गए थे, तब यह पतिदेव को बहुत पसंद आ गया था। और 5 किलो अतिरिक्त सामान के चेकिंग काउंटर पर पैसे जमा कराकर ले आए थे। उन्होंने अपने हाथों से उसे सजाते हुए कहा था, अगली ऊंधिया पार्टी इसी डिनर सेट में। वह समय आया ही नहीं। बैंकॉक से लौट आने के महीने भर में ही एक रात फिल्म देखकर वे देरी से आए। बातें करते करते सो गए और अभिजीत ने सवेरे आंखें खोली ही नहीं। नींद में ही अंतहीन सफर के लिए चल दिए। अभिजीत से पहले कब मिली थी? कॉलेज कैंटीन में, समुद्र तट पर एक नारियल में 2 स्ट्रॉ। नारियल वाला हंस दिया था। तब मोबाइल नहीं थे, पर इस स्मृति एल्बम में कितनी सुंदर छवियां थीं। उसमें वक्त थम गया था। अभिजीत द्वारा उड़ाई गई झलक उसे भिगोती रही। उसका पहला चुंबन सुंदर रंग बिरंगी तितली की भांति उड़ती हुई उसकी बड़ी कोमलता के साथ उसके होठों पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। शरीर एक मीठी सिहरन का अनुभव करने लगा था। अंधेरा गहराया हुआ था। बगीचा अब तकरीबन निर्जन था। वह खड़ी हुई। नहीं, वह स्मृति विषाद का अनुभव नहीं करेगी, उदास नहीं रहेगी। डेथ क्लीनिंग की पहली शर्त यह थी, डेथ इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ।
खाली बेंच पर कुछ रखकर जा रही हो, ऐसे वह तुरंत बगीचे से चली गई। रेस्टोरेंट में खाना खाकर वह घर लौटी। सवेरे बालकनी में चाय पीते हुए वह सोचती रही, यह डिनर सेट मैं किसे दूं? किसी से यदि पूछा और उसने इनकार कर दिया तो? अ, आजकल मेलेमाइन क्रॉकरी में कोई खास नवीनता भी तो नहीं है। डोरबेल बजा। आज अखबार देरी से आए थे, पर दरवाजा खोला तो पड़ोस की मालती बहन थी। अ, कल मेरा जन्म दिवस था, तो लड़की ने केक मंगवाया। अब इस उम्र में क्या जन्म दिवस। नीला बहन, 60 हो गए तो बच्चे कहते हैं पार्टी। मेरी बहन भी आनंद से आई है। आपको भी बुलाया था, पर आप बाहर गई हुई थी। यह केक अवश्य खाइएगा। आप बाहर से ही चली जाएंगी, अंदर आइए ना। लेकिन मुझे खाना ज्यादा नहीं, 5 मिनट। मालती बहन अंदर आई, केक डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, नीला बहन, आपके ऊंधिया का स्वाद अभी भी मेरे मुंह में है। नीला तुरंत स्टूल पर चढ़ गई और अलमारी को खोला। यह डिनर सेट है, आप ले जाएंगी? आपके घर यह काम आ जाएगा। मालती बहन को ताज्जुब हुआ, इतना बढ़िया डिनर सेट। नीला ने एक प्लेट उनके हाथ में रखा। हल्के से हरे रंग की पत्तों की डिजाइन मालती बार बार देखती रही। "अ, अ, बहुत महंगा होगा ना? मेरे लिए इतना खर्च कर पाना मुश्किल है बहन। ना ना, पैसे का सवाल ही नहीं मालती बहन। आपके लिए विशेष रूप से इसे खरीदा नहीं है, तो जन्मदिन का उपहार मैं कैसे कहूं? यदि आप उसका उपयोग करेंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपका बड़ा परिवार है, यह अवश्य काम आएगा। मालती बहन लजा गई। "अ, पर ऐसे ही कैसे ले जा सकती हूँ? क्यों नहीं, मैं आपको प्यार से दे रही हूँ। अभिजीत भी जहां होंगे वहां खुश होंगे। मालती बहन जल्दी जल्दी चलने लगी। आपका बहुत धन्यवाद बहन। अभी विनय दौड़ते हुए आकर ले जाएगा। सच्ची, विनय दौड़ते हुए ही आया, बड़ी उमंग के साथ ऊपर चढ़ गया। लव यू आंटी, कहते हुए बड़ा थैला लेकर चलने लगा। अब बर्तन। घर के समीपस्थ सब्जी मार्केट में फुटपाथ पर कई लोग साग सब्जी बेचते थे और वहां झोपड़ी में ही रहते थे। बड़ी बिशी चलाकर साथ में खाना खाते थे। उसने एल्यूमिनियम के बेढंगे बर्तन, सस्ते प्लास्टिक प्लेट आदि वहां देखे थे, जिसमें दूध पाक, ऊंधियू वह पकाती थी। वे बड़े बड़े पतीले थे। चौकीदार को बुलाकर बड़ा थैला भरा। रिक्शा पर बाजार गई, तब सब लोग परिवार के साथ खाना खाने की तैयारी में लगे थे। नीला ने बड़ा थैला उनके पास रख दिया। लो, इनका उपयोग करना, बेचना नहीं। स्त्रियों ने इन्हें विस्मय से संभाल लिया। आप कहो, उसकी कसम बहन, यह हमारे लिए सोना रूपा है। क्या इन्हें बेचा जा सकता है? बर्तन को लेकर तो हमें बड़ी तकलीफ थी। उनके पांव छूने के प्रयास देखकर वह वहां से जल्दी निकल गई। रात को प्रियम को फोन लगाया। तुम सबको बहुत याद कर रही हूं, आओगी? ना ना, मैं बीमार नहीं हूं, बस आप सबसे मिलना है। निशांत और प्रियम 2 ही दिन में आ गए। क्या बात है मां? नीला ने बंद पड़ा बेडरूम खोला। यह है तुम्हारा रूम। तुम्हारी ढेर सारी चीजें यहां पड़ी हुई हैं। अब ड्राइंग रूम का शोकेस, तुम्हें जो ठीक लगे प्रियम ले लो बेटा। मां, ऐसा क्यों? अब मुझे इन सब का क्या काम है? यहां आओ प्रियम। नीला प्रियम को अपने रूम में ले गई। देखो, इस पूरी गड्डी में जरी और कांजीवरम की साड़ियां हैं। मैं अब पहनने वाली नहीं हूं। तुम अपने मित्रों के साथ अपने पारिवारिक अवसरों पर पहन सकती हो। प्रियम ने सारी गड्डी ले ली। माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। मैं इनमें से ड्रेस बनवाऊं तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना मां? एक ही शर्त है। मुझे फोटो जरूर भेजना होगा। प्रियम ने नीला को उठा लिया। आई लव यू, लव यू।
निशांत ने कुछ पुस्तकें और 2-4 छोटी बड़ी वस्तुएं ली और निकम्मी वस्तुओं का ढेर लगा दिया। 2 दिन बड़ी खुशी खुशी साथ रहकर वे लोग विदा हुए। काफी कुछ समेट लिया गया। उसने जिए हुए 82 वर्ष के जीवन को अच्छे से तह करके रख दिया। अब एक आखिरी तंतु तोड़ना बाकी था। ऋचा के जेवर यहीं थे। वह कुछ लिए बगैर चली गई थी। एक छोटा सा प्रेम से सना पत्र ऋचा के नाम लिखकर जेवरों की पोटली में रखा। मेरे जाने के बाद वह आए और यह उस तक पहुंच जाए, ऐसी मन ही मन उसने प्रार्थना की। कुछ और कीमती जेवर थे। अभिजीत हर दिवाली पर चांदी सोने की कोई न कोई वस्तु उपहार के रूप में देता था। वह बरसों से सोने की सादा एक चेन, छोटी बुट्टी और एक एक चूड़ी के सिवाय कुछ नहीं पहनती थी। उसके मन में इन जेवरों को बेचकर उस राशि से महिलाश्रम के लिए कंप्यूटर खरीद लेने का विचार आया। तिजोरी खाली हो गई। आखिर में एक छोटी सी रेशमी थैली थी। उसे अंक से लगाए वह बहुत देर तक बैठी रही। अभिजीत ने और उसने एक दूसरे को लिखे हुए खत, सिनेमा के टिकट, चुपचाप शादी से पहले दोनों एक रात जिस रिसॉर्ट में रहे थे और मधु रजनी मनाई थी, उस रिसॉर्ट का बिल, सब रेशमी पोटली में बांध दिया था। स्मृति कोश में संचित कर लिया था उन्होंने। साथ जिया गया जीवन, रुठौवल, मनुहार, हास्य और थोड़े से आंसू भी। वस्तुओं का डेथ क्लीनिंग किया जा सकता है, लेकिन उन यादों का क्या? ये तो नितांत निजी हैं। उनकी त्वचा जैसी किसी को नहीं दी जा सकती। दिल की गहराई में संजोई हुई। दिल किसने देखा है? फिर भी उसकी प्रतिपल प्रतीति होती है। घर की ओर दृष्टिपात किया और राहत का अनुभव किया। मुक्ति की एक गहरी सांस भरी। असंख्य वस्तुओं का ढेर जीवन पर हावी हो गया था। विशाखा सुब्रमण्यम ने लिखा था, रिमूव द एक्सेस बैगेज फ्रॉम योर लाइफ एंड फील फ्री। मानो वह एक कारावास से मुक्त हो गई। माया के आवरण के हट जाने से परम आनंद का चेहरा प्रकट हुआ। उसने बैग पैक किया, संभाल कर रेशमी पोटली उसमें रखी। मालती बहन को चाबी दी। आपके बेटे की शादी है, मैं 2 महीनों तक यहाँ नहीं हूं। आप मेरे घर का उपयोग खुशी खुशी कर सकती हैं। मालती नीला को गले से लगाकर भावनाओं में बह गई। जब वह ट्रेन में बैठी तब उसे विचार आया, एक नए सफर का आगाज। उम्र के किसी भी पड़ाव पर एक नई शुरुआत तो की ही जा सकती है ना। ऋषिकेश के एक गेस्ट हाउस के छोटे से कॉटेज में उसने बैग रखा। तब उसका मन प्रसन्नता से भर गया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। थोड़ी दूर से शुरू हो रहा वन्य प्रदेश। गंगा तट ज्यादा दूर नहीं था। बेडरूम में बड़ी फ्रेंच विंडोज, मानो बागीचा उसके कमरे में था और महकते फूल उसका शीतल लेपन कर रहे थे। थोड़ी दूरी पर स्थित दूसरे कॉटेज में बच्चों के साथ एक परिवार आया हुआ था। भोजन खंड में रोज मिलना होता था और बहुत सारी बातें होती थी। बहुत गपशप हुई। साथ साथ घूमे, म्यूजियम देखा। अलग अलग मंदिरों का आर्किटेक्चर देखना उसे बहुत अच्छा लगा। बाद में वह दिन आया। एक ढलती शाम को वह लक्ष्मण झूला गई। गंगा आरती का अभी अभी समापन हुआ था और उसकी महाआरती के स्पंदन हवा की लहरों में बह रहे थे और नीचे जाह्नवी। धीरे धीरे अंधेरा उतर रहा था और गंगा की धारा में असंख्य फूल दीपक जगमगाते हुए बह रहे थे। ये दिए जल प्रवाह में तैरते, झूलते हुए दूर जाकर जल समाधि ले लेते थे। उसके पीछे तुरंत एक और दीपक बहता आ रहा था। यह श्रृंखला खंडित नहीं हो रही है, सब कुछ प्रवाहमान था। वह नीचे उतरकर गंगा की सीढ़ी पर आई। अब वहां आरती की भीड़ नहीं थी। मंदिरों का घंटारव हवा को तरंगित कर रहा था। एक लड़का दौड़कर आया। मैया, बस एक ही बचा हुआ है, ले लीजिए, 20 रुपए में दे दूंगा, प्लीज। उसने फूल से भरे हुए दिए का एक दौना सामने रखकर पल्लू पकड़ लिया।
ले लो ना मैया, 15 ही दे देना बस। नीला ने दोना ले लिया और फूलों के नीचे रेशमी पोटली को रख दिया। दिया जलाया, नीचे झुककर तैरने के लिए जलप्रवाह में रख दिया। मैया, ऐसा नहीं करते, गंगा जल माथे पर चढ़ाओ। वह मुस्कुरा दी। तुम तो बड़े सयाने हो, बड़े होकर पंडित बनोगे क्या? हाँ जी, इधर ही पाठ लगाकर बैठ जाऊंगा, बाबा की पाठशाला में पढ़ता हूं ना। नीला ने 100 रुपए का नोट इसके हाथ में रखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चिल्लाते हुए वह नीला से सट गया। उसने प्यार से एक हल्की सी चपत लगाई। चल छोड़, हम खाने के लिए कहीं जाते हैं। बोल, कहाँ जाएंगे? दोनों हंस दिए। नीला का दिया थोड़ी दूर जाकर जल समाधिस्थ हो गया। नीला ने वंदन किया। मां, तुम्हारे चरणों में सर्वस्व समर्पित। चलो मैया, संभल कर चलना, हाँ? लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और वह सीढ़ियां चढ़ने लगी, धीरे धीरे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है और मुझे सुनाना, तो सुनते रहिए। ये आपका अपना पॉडकास्ट है, कहानियों का पिटारा, कथा मंजूषा, और लेकर आती हूँ मैं, यानी आपकी पॉडकास्ट सखी पूनम चंद्रलेखा। तो सुनते रहिए कथा मंजूषा।